अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद मेनी 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 ईयर्स इन बिजनेस। आपके जहन में कोई भी सवाल हो, बाइंग सेलिंग कमर्शियल, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी। आज हमारे साथ जी डॉक्टर फैसल पराचा, न्यूयॉर्क से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है ऑनकोलॉजिस्ट हैं। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या ले यासर? अल्लाह का बड़ा करम। फैसल भाई आप ठीक हैं? अल्लाह का रहम है, बहुत ठीक-ठाक। तुम सुनाओ? अल्लाह का करम। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इतना कीमती टाइम दिया हमारी ऑडियंस के लिए। फैसल भाई माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, न्यूयॉर्क यूएसए में होते हैं और काफ़ी अच्छे बड़े अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं माशाल्लाह। फैसल भाई कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं आप माशाल्लाह। कैंसर इस वक्त आपको पता है कि पूरी दुनिया में ये जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और कहीं डिफरेंट इसके किस्में हैं। तो थोड़ा-सा हम अपनी ऑडियंस को एजुकेशन के लिए ये वीडियो आज हम बना रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या अगर किसी को अर्ली चेक करना हो, क्या चीज़ों को क्या करना चाहिए, डाइट किस हिसाब से होनी चाहिए? तो इस बारे में थोड़ा-सा आपकी हमें एक प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए अपनी ऑडियंस के लिए। हाँ, तो देखो आप सही कह रहे हैं, कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। काफ़ी जगह पे आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं इनको कैंसर डायग्नोसिस हो रहा है। बेसिकली कैंसर के मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं। कुछ जो है वो दे आर रिलेटेड टू हमारा लाइफ़स्टाइल जो है वो उससे हैं, कुछ जेनेटिक हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे कि एज रिलेटेड कैंसर्स हैं जो कि एक सर्टेन एज में होते हैं। तो इनको डिफरेंट कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। अ, जैसे अगर आप जेनेटिकली रिलेटेड कैंसर देखें, तो उन कैंसर्स में जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, पैनक्रियाटिक कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है मर्दों में, किडनी कैंसर है। अब हमें आहिस्ता-आहिस्ता पता चल रहा है कि ये कैंसर जो हैं, ये दे आर रिलेटेड टू सर्टेन जेनेटिक म्यूटेशंस हैं जो फैमिलीज़ कैरी करती है। और जिन लोगों में ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन होती है, वो फैमिली मेंबर्स को ज़्यादा रिस्क होता है कैंसर डेवलप करने का। तो उसका सर्टेन क्राइटेरिया जो लोग मीट करते हैं, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो, यंग एज में फैमिली हिस्ट्री हो, तो फिर उनका जेनेटिक टेस्ट किया जाता है। और अगर उनमें वो जीन्स आइडेंटिफाई हों, तो फिर उनके जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन बड़ी हेल्पफुल होती है। वो यूज़ कर सकते हैं फॉर अर्ली स्क्रीनिंग के लिए, मैमोग्राम के लिए, या बाकी जो कैंसर स्क्रीनिंग है जैसे प्रोस्टेट कैंसर की है। कुछ कैंसर जो है वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, जैसे लंग कैंसर और स्मोकिंग है। स्मोकिंग बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर है। 90% से ज़्यादा जो लंग कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनकी स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है। तो इसका मतलब है कि अगर स्मोकिंग को एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर दें सोसाइटी से, तो मोस्टली लंग कैंसर होगा इन लोगों को। बहुत कम 5 टू 10% लंग कैंसर के केसेस आइडेंटिफाई होंगे, जो कि बाकी एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि एस्बेस्टस है, जैसे कि रेडॉन है एनवायरनमेंट में। इसी तरह और रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल है, जो कि कोलन कैंसर और रेक्टल कैंसर में रिस्क इंक्रीज करता है। और अब हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लोग जाते हैं दिल्ली से प्रोसेस्ड मीट लेते हैं। रेफ्रिजरेशन का जो इस्तेमाल है वो भी कैंसर रिस्क बढ़ाता है, क्योंकि फूड जो है वो रेफ्रिजरेटेड रहता है बहुत-बहुत अरसे तक। उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं ताकि उसकी फूड जो है वो ज़्यादा अरसे तक चल सके। और वो प्रिजर्वेटिव्स और वो जो केमिकल प्रोसेस है वो फिर रिस्क का फैक्टर बनता है। क्यों स्पेशली अब जैसे कि रेक्टल कैंसर है, अब ये यंग लोगों में बहुत ज़्यादा इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। और उसकी वजह एक यही है, लाइफस्टाइल जो है हम लोगों का। लोग फ्रेश फूड नहीं यूज़ कर रहे। पहले ज़माने में ये होता था कि जो भी फूड होता था वो मोस्टली फ्रेश होता था। वेजिटेबल्स भी है, चिकन भी है, मीट भी है, वो फ्रेशली लोग जब उसको स्लॉटर करके इस्तेमाल करते थे। अब ये है कि आप फूड फ्रिज में ले आते हैं गोश्त, और वो 1-1, 2-2 महीने, 3-3 महीने पड़ा रहता है। तो वो रिस्क को इंक्रीज़ करता है। फिर उसके बाद कुछ हमारी अपनी सोसाइटी की लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है। पहले औरतें जो होती थी उनको अ, जल्दी उम्र में शादी हो जाती थी, उनके बच्चे भी जल्दी उम्र में हो जाते थे। जितने ज़्यादा बच्चे होते थे उतना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता था औरतों में।
अब लाइफस्टाइल चेंज हो गया, अब यूजुअली लोग जो हैं वो पहले औरतें अपने एजुकेशन कंप्लीट करती हैं, प्रोफेशनल लाइफस्टाइल है, तो उसकी वजह से अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी भी लेट एज में होगी, तो आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी बढ़ेगा। तो मल्टीपल रिस्क हैं और फिर जो मोस्ट कॉमन रिस्क है वो तो एज है। अब जैसे-जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, उस तरह कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है, स्पेशली वो कैंसर्स जो कि एज रिलेटेड हैं, जैसे ल्यूकीमियाज़ हैं, ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं, माइलोडिस्प्लेसिया है, प्रोस्टेट कैंसर है। और तीसरी वजह जो है वो इंसिडेंस का बढ़ना नहीं है बल्कि अर्ली डिटेक्शन है। क्योंकि अब बहुत सारे लोग जो है वो कैंसर स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं, मैमोग्राम्स रेगुलरली होते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत सारे उन लोगों में भी डायग्नोज हो जाता है जिसमें कि अदरवाइज डायग्नोज नहीं होता अगर वो रेगुलरली हर साल मैमोग्राम ना कराते। इसी तरह कोलोनोस्कोपीज कराते हैं कोलन कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, तो उन लोगों में जिनको बड़ी अर्ली स्टेज कोलन कैंसर है, अब उनको पता चल जाता है उनको कैंसर है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन पहले तो तभी पता चलता जबकि वो मोर एडवांस स्टेज हो जाता। तो मल्टीपल रीजंस हैं। हर कैंसर का एक स्पेसिफिक कॉज है, उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने जिस तरह कहा कि ये फैमिली से भी पास ऑन होता है, तो किस किस्म की सेफ्टी मेजर्स हमें करनी चाहिए? जिस तरह आपने मेंशन किया कि ब्रेस्ट कैंसर है या प्रोस्टेट है, तो कौन सी ऐसी स्क्रीनिंग है जो कि हमें किस एज ग्रुप को करनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल 50 प्लस है या 40 प्लस है या 60 प्लस है, उनको ईयरली बेसिस पे करना चाहिए? ये अच्छा सवाल है। वो कैंसर स्क्रीनिंग मीन्स कि आप ऐसा टेस्ट करें जिसमें कि कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में आप डायग्नोज कर लें, जबकि उसके क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स ना हो। अब उसके लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें तो एक प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। उन्होंने आइडेंटिफाई किए उन कैंसर्स को जो कि स्लो ग्रोइंग है, जो कि कॉमन है, जिनके लिए एक मौसर स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है, और फिर उसको उन्होंने मैस लेवल के ऊपर अप्लाई किया है सोसाइटी में, और उससे उनको हमें ये पता चला है कि भाई हम बहुत सारे कैंसर्स को बहुत अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर सकते हैं, इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएं जाके जहाँ पे वो नाकाबिले इलाज हो जाएं। अब उसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर में डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, बट कंसेंसस आमतौर पे गाइडलाइंस हैं कि जो 50 इयर्स और अबव एज की औरतें हैं उनको एवरी ईयर और एवरी अदर ईयर मैमोग्राम कराना चाहिए। अब उसका फायदा यह है कि मैमोग्राम से अगर कोई बहुत ही अर्ली स्टेज का कैंसर है, और इवन कैंसर से भी एक प्री कैंसर स्टेज होती है जिसमें कि अभी वो कैंसर सेल्स जो हैं वो भी उस स्टेज पे नहीं पहुंचते कि उसको कैंसर कहा जाए। आप उस स्टेज पे भी कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं, और एक सिंपल ट्रीटमेंट से जो कि सर्जरी है या हार्मोन ट्रीटमेंट है उससे आप कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो फर्दर बॉडी में स्प्रेड ना हो। इसी तरह कोलन कैंसर है, उसकी गाइडलाइंस हैं कि कोलोनोस्कोपी या फिर आप स्टूल में चेक करें कि ब्लड तो नहीं है, उसके डिफरेंट तरीके हैं, आप फीकल लोकल ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। उससे आइडेंटिफाई होता है कि आमतौर पे कोलन कैंसर के जो अर्ली साइन और सिम्टम्स होते हैं वो होता है रेक्टल ब्लीडिंग। कभी कभी ब्लीडिंग ऐसी नहीं होती कि आपको खुद नजर आए, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होती है, तो आपको बगैर टेस्ट के पता नहीं चलता। पॉलिप्स डेवलप होते हैं कोलन में, अगर आप कोलोनोस्कोपी करें उनको रिमूव कर दें तो वो फिर कैंसरस नहीं बनते लेटर स्टेज में। तो कोलोनोस्कोपी बड़ी इफेक्टिव है कोलन कैंसर स्क्रीनिंग के लिए। तो ऐसी चीजें जो कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट। तो अगर आप चीज़ों को एक अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई करें, डायग्नोज करें और फिर उनके ऊपर एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट उस स्टेज पे कर दें, तो आप फिर बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा फैसल भाई, ये बताइए कि कीमोथेरेपी वगैरह फॉर एग्जांपल किसी की हो रही है, अगर वो अर्ली स्टेज में है या सेकंड या थर्ड या फाइनल स्टेज में है, तो किस किस्म की ट्रीटमेंट के बाद उसको जो फूड वगैरह हैं, जो अपने ऊपर खुराक को इस्तेमाल करना चाहिए, या किन चीज़ों का करना चाहिए जिससे उसकी बॉडी को एटलीस्ट कुछ एनर्जी को बूस्ट मिले? क्या चीज़ बेनिफिट कर सकती है फूड वाइज? फूड वाइज तो ये है कि आप हेल्दी फूड खाएं, नेचुरल फूड खाएं, कोशिश करें कि बैलेंस्ड फूड हो, रेगुलर आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट इनको प्रॉपर प्रोपोर्शन में लें, एक्सरसाइज करें,
कैंसर ट्रीटमेंट जब खत्म हो जाए तो बॉडी काफी डिकंडीशन हो जाती है, आपके मसल्स काफी वीक हो जाते हैं, आपके टेस्ट बड्स कैंसर से बड़े इफेक्ट होते हैं, तो आपको कोई भी खाना जो है उसका जायका अच्छा नहीं लगता। ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है। कि ये है कि उस टाइम के दौरान आप ग्रेजुअली अपने आप को जैसे जैसे आपकी बॉडी अलाउ करे, एक्सरसाइज को थोड़ा सा करें, अपनी रूटीन में वॉक करें, अगर आप और ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो अ, अपनी फूड को, हेल्दी फूड का, हम लोगों के जो फूड है वो आमतौर पे इतने हेल्दी नहीं होते, इनमें ऑयल बहुत होता है। और हमारा जो कॉन्सेप्ट हेल्दी फूड का है वो ये है कि आप जो मुरक्कब खाने हैं वो वैसे भी आप नहीं खा सकते। जिन लोगों को कैंसर होता है उनको कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान स्टमक के और प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस। तो ऐसी चीजें खाएं जिसमें कि बहुत ज्यादा मसाले ना हो, ऐसी चीजें खाएं जिसमें कि नमक बहुत ज्यादा ना हो ताकि हाइपरटेंशन का रिस्क कम हो। फ्रेश फूड्स को ज्यादा खाएं, वेजिटेबल्स है, फ्रूट है। हम लोग हमारे कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर आपने किसी को हेल्दी खाना खिलाना है तो उसको बहुत ज्यादा गोश्त वाली चीजें खिलाएं, वो आमतौर पे जरूरी नहीं है। प्रोटीन के और बहुत सारे सोर्सेज हैं, चिकन अच्छा सोर्स है, बीन्स वगैरह हैं। तो एक मुतवाजन ग़िज़ा खाएं ताकि आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग हो, और जिस स्ट्रेस से वो गुजरी है कीमोथेरेपी के दौरान उससे रिकवर करे। ठीक हो गया फैसल भाई। तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की कि एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, ईटिंग का आपने बहुत अच्छा बात की, एक्सरसाइज की बात की आपने। इसके अलावा आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम ख्याल करें, राइट? क्योंकि जिस तरह आपने मेंशन किया कि यंग एज में भी काफ़ी लोगों को फैल रहा है ये कैंसर, राइट? तो क्या ऐसी एहतियात और हमें करनी चाहिए, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, उनको कोई पर्टिकुलर टेस्ट करना चाहिए? क्या सजेस्ट करेंगे आप? जो यंग जनरेशन है उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करना चाहिए। कोई भी चीज जो कि जिसके बारे में सबको मालूम है कि ये चीज हेल्थ के लिए डेंजरस है, जैसे नंबर वन इज स्मोकिंग। नंबर वन कॉज ऑफ कैंसर इज स्मोकिंग। लोगों का ख्याल है कि कैंसर खाली लंग कैंसर स्मोकिंग से होता है, ये सही नहीं है। स्मोकिंग जो है वो बहुत सारे कैंसर्स का कॉज है। ब्रेस्ट कैंसर स्मोकिंग से रिलेटेड है, लंग कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, पेनक्रियाटिक कैंसर है, ब्लैडर कैंसर है। सो स्मोकिंग इज नंबर वन कॉज। अब स्मोकिंग की भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वेपिंग एक नई फॉर्म आ गई है जो कि इटसेल्फ बहुत डेंजरस है, यंग लोगों में बहुत कॉमन है। फिर दूसरी चीज ड्रग्स है। जाहिर बात है जब आप ड्रग्स करते हैं तो वो एक टोटली अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। फिर उसमें जो लोग ड्रग्स करते हैं वो फिर और भी अनहेल्दी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्कोहल है। तो अल्कोहल जो है वो भी रिस्क बढ़ाती है कैंसर का, स्पेशली लिवर कैंसर का। वेस्टर्न कंट्रीज में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर कैंसर इज अल्कोहल, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान में या साउथ ईस्ट एशिया में लिवर कैंसर का कॉमन कॉज जो है वो हेपेटाइटिस है, वायरल हेपेटाइटिस। वेस्टर्न कंट्रीज में मोस्ट कॉमन कॉज इज अल्कोहल। इसी तरह जो मोटापा है, ओबेसिटी, वो बहुत कॉमन कॉज है कैंसर्स का। डिफरेंट कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है अगर आपका बॉडी सरफेस एरिया, आपका जो बॉडी वेट है वो आपके आइडियल बॉडी वेट से ज्यादा है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अब आजकल जो लोग हैं वो फिर वही बात है कि ज्यादातर लोग प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल करते हैं। लोग रेस्टोरेंट्स में जाके खाना बहुत खाते हैं, टेक आउट्स ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट से। दैट इज वेरी अनहेल्दी। और फिर यह है कि अगर आपकी फैमिली मेंबर में कोई कैंसर हिस्ट्री है तो आप उसको सीरियसली परस्यू करें, आइडेंटिफाई करें। जेनेटिक टेस्टिंग अवेलेबल है जिन लोगों को कैंसर है। अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में है तो फिर वो एक जेनेटिक काउंसलर के पास जाएं, उनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री के बेसिस पे उनका जेनेटिक टेस्ट होगा, जिससे उनके बाकी फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको भी बड़ी हेल्प होगी। कि अगर जैसे ब्रेस्ट कैंसर में BRCA1 और BRCA2 जीन बहुत कॉमनली इन्वॉल्व होता है व्हेन कैंसर रन्स इन फैमिलीज। तो अगर किसी में ये कैंसर इन्वॉल्व है, ये जीन्स इन्वॉल्व हैं, तो उनके जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनको यंग एज में मेमोग्राफी शुरू कर देनी चाहिए। कोलन कैंसर का स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है कुछ लोगों में, कुछ फैमिलीज में। उनको बहुत अर्ली स्टेज पे कोलोनोस्कोपी करनी चाहिए, जरूरत है। 50 तक या 40 एज तक उनको वेट करने की जरूरत नहीं है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अगर फ़ॉलो करें तो आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए फैसल भाई, थैंक यू वेरी मच। आपको हमने काफ़ी तकलीफ़ दी आज और आपने माशाल्लाह बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की है। आपको अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर दे। इंशाल्लाह आपको कहीं न कहीं दोबारा हम बुलाएँगे, लोगों के सवाल जवाब डेफ़िनेटली रेज़ होंगे। काफ़ी सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कम्युनिटी में जो बेचारे काफ़ी बीमार हैं, कैंसर की वज़ह से काफ़ी बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन सब पे अपना करम करे। फाइनल में एक आखिरी टिप, आपने बहुत अच्छी एडवाइस की। क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें एक चीज़ अगर हमें आज करनी चाहिए तो वो क्या करनी चाहिए? क्या हेल्दी ऐसा हेल्दी लाइफ़स्टाइल ये वाहिद चीज़ है जो कि आपको ना सिर्फ़ कैंसर बल्कि और बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं उनसे बचा सकता है। बहुत हमारी एनवायरनमेंट में और हमारी पर्सनल लाइफ़स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर अवॉइड ना कर सकें तो इम्प्रूव कर सकते हैं और वो अ, डेफ़िनेटली इंसान को एक हेल्दी और अनहेल्दी इंसान में एक मेजर डिफ़रेंस उसके लाइफ़स्टाइल का है। ठीक हो गया फैसल भाई। जैसे फैसल भाई ने बात की कि लाइफ़स्टाइल हेल्दी होना बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर आपको कोई फैमिली में किसी को कैंसर है तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपको टेस्टिंग करने के लिए। फैसल भाई वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आपने अपना जो इतना कीमती टाइम हमें न्यूयॉर्क से दिया और स्पेशली हॉलिडे संडे के दिन, छुट्टी के दिन दिया आपने, तो अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको टाइम टू टाइम हम बुक करते रहेंगे। कोई और हमारे पास सवाल आते हैं रिगार्डिंग कैंसर तो हम आपको ज़रूर तकलीफ देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।